तो क्या हाल चाल, जय हिंद। अच्छे हो गए और अच्छे तरीके से आप लोग अपने 12th क्लास की प्रिपरेशन अपने प्यारे से खूबसूरत से बैच वरदान बैच से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हो सकता है आज समय में परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं वो डेली का जो आप लोगों के लिए कोटेशन बोलता हूं वो नहीं बोलूंगा, है ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 7 बजे, लेकिन आज बच्चों हो गया है 8:15 पर जरूर आना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जो विवेक सर थे बोले कि सर शाम में मुझे कुछ मार्केट में जाना है, काम है। तो हम बोले ठीक है सर, आप 1 घंटे मेरी जगह पे क्लास ले लीजिए। तो केमिस्ट्री की क्लास प्यारे बच्चों 7 बजे से हुई थी और फिजिक्स की क्लास उनके टाइम पर हो रही है। तो आप लोगों को अब इस क्लास में जुड़ना है फिजिक्स में। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और अगर थ्योरी पोर्शन की बात करें, थ्योरी की, तो बच्चों बहुत कम अब बचा है। ठीक है, थ्योरी बहुत कम बचा है, जिसमें मुझे लगता है 2 दिन और लगेगा या 1 दिन ही काफी, नहीं 2 दिन लगेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, 2 दिन अभी और लेक्चर में लगेगा, लेकिन उसके बाद ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और आज बच्चों लेक्चर नंबर है 12, संधारित्रों का संयोजन। इसके बाद 2 14 और लगभग 3 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के होंगे, 3 या 4, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको हिंट करूंगा, बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा प्रॉपर आपके इस एप्लीकेशन के भीतर। प्यारे साथियों, लेकिन एक चीज गौर करना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें मैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा जरूर करता हूं। अगर आप रेगुलर जुड़ रहे हैं तो याद होगा कि मैं उसमें जरूर बोलता हूं कि भाई अब आप इसमें प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, इस बारे में मैं चर्चा करता हूं। और आप लोग भी उसको सीखते होंगे कि हाँ सर, प्रश्न के पूछने का तरीका यहां पर ये हुआ होगा। तो प्यारे साथियों, आज उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सर ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? मतलब संधारित्रों को योग करके कुछ बनाया जाता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। आइए सीखने का काम शुरू करते हैं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे सभी छोटे भाई बहनों का। ठीक है, क्लियर? फेवरेट टीचर जी सर, उसको याद करना है, परीक्षा में आएगा। सर देखो, जो सवाल दिए जा रहे हैं अभी हल करिए। जो बच्चे ये सिर्फ पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, अगर बच्चों ये एग्जाम आप 12th बिहार बोर्ड के लिए सिर्फ अगर तैयारी कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, वो तो हाथ ऐसे जोड़ लें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने ज्ञान के लिए इसको पढ़ें, ज्ञान के लिए फिजिक्स को पढ़ें कि सर हमें नॉलेज लेना है। क्योंकि 12th में हो सकता है मार्क्स आपके कम आए, कोई दिक्कत नहीं। बता दूं, जितने लोग बहुत हाईएस्ट मार्क करते हैं बाद में कहीं गवर्नमेंट छोटी सी जॉब करते हुए नजर आते हैं, गवर्नमेंट की एक छोटी सी जॉब करते हुए नजर आते हैं, टॉपर्स की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं पर एवरेज मार्किंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने ज्ञान को बहुत फोकस किया था, सिर्फ एग्जाम के कंटेंट को लेकर के नहीं पढ़ रहे थे बल्कि अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे थे, वो बच्चे किसी अच्छे फील्ड में होते हैं। कहीं रिसर्च पे हैं, कहीं लाइफ कोच हैं, कहीं करियर कोच हैं, कहीं पर किसी कंपनी के सीईओ हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं। और क्योंकि वो वेल डेवलप्ड नॉलेज को लेकर के बैठे हैं, वो रिसर्च में जाते हैं, वो IITian बनते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो एवरेज बच्चे ही होते हैं, क्योंकि टॉपर्स के मन में कहीं ना कहीं UPSC या ऐसी गवर्नमेंट जॉब छिपी होती हैं जिनको लेकर के वो बहुत जागरूक सक्रिय होते हैं, या कह लो बड़े उत्सुक होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखो कि आपको जो पढ़ना है वो ज्ञान के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इस बात को ध्यान में रखें। एग्जाम के क्वेश्चन बताए जाएंगे, एग्जाम के लिए पूरी थ्योरी यहां पर हम बता रहे हैं अभी, और एग्जाम के टाइम पर एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन बताए जाते हैं। अभी आपको एग्जाम के लेकर के तुलना अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान से भटक रहे हो और सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, चलो तो बच्चों, हम लोगों को आज जो सीखना है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, सभी प्रकार के संधारित्रों की मैं चर्चा कर चुका हूं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस बात को रिवीजन नहीं कराऊंगा, सीधे मैं टॉपिक पर आऊंगा, संधारित्रों का संयोजन। तो आप लोगों की भी कॉपी पर बच्चों ये हेडिंग आज लिख जानी चाहिए, संधारित्रों का संयोजन। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की कॉपी पर ये पहले प्यारी सी हेडिंग लिख जानी चाहिए, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलो जल्दी से आप लोगों की कॉपी पर ये बच्चों हेडिंग लिख जानी चाहिए। उम्मीद है मेरे बोलते बोलते लिख गई होगी। अच्छा, एक बात मेरी और आपने गौर की होगी कि मैं जब भी आता हूं, जब भी क्लास लेता हूं, मैंने सिर्फ पैनल PDF यही बनवा रखा है, क्लास 12th फिजिक्स। और मेरे प्यारे बच्चे जिस बैच से जुड़े हैं वो है वरदान बैच, और जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं वो है आपके एंजॉय सर, आनंद सर, है ना। अभी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों का मन बहले, है ना, थोड़ा सा खींचो कि सर मजा आए। एंजॉय सर बोलते हो, है ना, कोई शेर खान सर बोलते हैं, है ना, शेर खान सर बोलते हैं, और प्यार से कई बहनें, कई भाई मेरे भैया जी भी बोलते हैं, है ना, भैया जी।
सर हटा ही देते हैं ना, और सर वास्तव में जिसके साथ जैसा रिलेशन वो बोलते हैं। मैं तो कई बच्चों को ये भी देखा हूँ आप लोगों में, बॉस जी बोलते हैं, बॉस जी, टीचर जी बोलते हैं, देखो कितने सारे नाम है, टीचर जी, मास्टर जी बोलते हैं। तो ये आप सभी का प्यार ना हुआ है ना, तो अच्छा लगता है। आप सभी के द्वारा दिए गए नाम मुझे बहुत आपकी तरफ भावुक करते हैं, जोड़ते हैं, अच्छा लगता है। बच्चों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है संधारित्रों के संयोजन की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैंने आप सभी को कैपेसिटर के कुछ चित्र दिखाए थे, इमेज जो आपने दैनिक जीवन में, मैंने कहा पंखे पर लगा हुआ, सीधा आप देखोगे अपने घर के पंखे पर तो वो आपको दिखेगा, है ना, संधारित्र। तो वो संधारित्र का काम क्या है, अपने पास ऊर्जा को स्टोर करके रखना। कल मैंने संधारित्रों का उपयोग बताया था, ऊर्जा का संचय करने में संधारित्र का उपयोग होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फैन का कैपेसिटर देखा हो तो उसको कभी प्रयोग भी कर सकते हैं, वैसे ना करिएगा तो कोई जरूरी नहीं, बस समझिएगा। बच्चों अगर ये कैपेसिटर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये कैपेसिटर, इसमें दो तार ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम इन दोनों तारों को टच करा दें, स्पार्क हो जाएगा, और तुरंत मतलब टच जैसे ही करेंगे स्पार्क हो जाएगा, और इसकी बैटरी, ये जो चार्ज था ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हो, ये निरावेशित हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों जो कैपेसिटर है, ध्यान सुनना, ये प्रैक्टिकल का विषय है, ऐसे ये दोनों तार निकले हुए हैं लेकिन ये टच में नहीं है, तो ये चार्ज्ड कैपेसिटर है। कैसा है, चार्ज्ड, आवेशित कैपेसिटर है। और ये अनावेशित कैपेसिटर है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों तारों को हमने टच कर दिया और जैसे ही टच कराया एक ही बार में समस्त आवेश इसका खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, और वो सारा टच होकर के निरावेशित हो जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, सारा आवेश प्लस है तो प्लस वाला और इससे टच में होता है, मतलब पूरा आवेश इसके पास स्टोर होता है। प्यारे बच्चों यही होता है कि जब लाइट ऑन होती है, वो जो कैपेसिटर होता है ना, जैसे डिस्चार्ज हो गया तो इसके दोनों तारों को ले जाकर के एक जो पॉइंट दिया गया हो जहां पर, उसमें दोनों तारों को आप लगा दीजिए, ऑन कर दीजिए, तुरंत कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर चार्ज हो गया, लेकिन फिर एक ही बार ऐसे टच करोगे फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार कई बार मैकेनिक क्या करते हैं, जब घरों पे पंखा खराब होता है तो उसका कैपेसिटर निकाल करके और लाइट वाले पॉइंट पे लगा करके बटन ऑन करते हैं और चार्ज करते हैं, और फिर उसको पंखे में सेट करके एक बार चला करके देखते हैं कि क्या ये कैपेसिटर सही है, हो सकता है क्या सही, लेकिन फिर भी नहीं चला, तो समझ जाते हैं कि ये कैपेसिटर खराब हो चुका है। तो प्यारे बच्चों ये दैनिक जीवन में यूज है, दैनिक जीवन में प्रयोग है। वास्तव में जब हम कई वैद्युत परिपथों में यूजेस देखे संधारित्रों के, तो कई बार ऐसा लगा कि एक संधारित्र बहुत बड़ा बनाना पड़ रहा है। मान लो बच्चों आपको परिपथ में 500 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की जरूरत थी, तो हुआ यूं कि 500 माइक्रोफैरेड का संधारित्र जो था वो बहुत बड़े आकार का बन रहा था, आकार जो था वो बहुत बड़ा बन रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर वैद्युत परिपथ में एक आवश्यक संधारित्र उपलब्ध कराना है तो क्या हम छोटे छोटे संधारित्रों को भी जोड़ करके कोई युक्ति बना सकते हैं, तो उसका जवाब मिला हाँ। इसलिए प्यारे बच्चों छोटे छोटे संधारित्रों को भी वैद्युत परिपथ में जोड़ करके उचित मात्रा का संधारित्र उपलब्ध कराया जा सकता है। यह युक्ति जो होती है प्यारे बच्चों वही होती है संधारित्रों का संयोजन। वैद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार संधारित्र को उपलब्ध कराने के लिए संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को ऐसे ही संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। बात समझ में आई? वैद्युत परिपथ में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके घरों में वायरिंग है वहीं पे, और देखा भी होगा बच्चों टीवी या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की अगर आप प्लेट देखोगे जिससे वो चलती है, कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रिक से डिवाइस चलती है, तो उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर कई सारे लगे होते हैं, इतने छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, वो छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट में अगर वो बड़े बड़े कैपेसिटर लगाएंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो टीवी तो अब तो एकदम पतली सी टीवी आती है ना, तो बच्चों क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि वैद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा का संधारित्र बनाने के लिए या उचित मात्रा की संधारित्र प्राप्त करने के लिए वैद्युत परिपथ में एक से अधिक संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। ठीक है गुरुजी, चैप्टर कब खत्म हो जाएगा? चैप्टर जो होगा भैया 4-5 दिन लगेगा। सर क्लास कल होगा या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, क्योंकि संडे को वास्तव में बंद रहता है क्लास, और संडे को होती है मीटिंग टीचर्स की, हम लोग मीटिंग भी लेते हैं, तो जिसमें आगे का रूटीन का बच्चों प्लान भी होता है। फिर नोट्स पे काम चलता है कि भाई आपका नोट्स कितना बना, क्या क्या ये पैनल पीडीएफ गया था, इस दिन का पैनल पीडीएफ गया था, नहीं गया था तो टिक होता है, क्रॉस होता है, सभी टीचर्स का डॉक्यूमेंट चेक करना होता है। तो ये सारे काम होते हैं बच्चों। तो उसकी वजह से आपको तो लगता है कि सर एक दिन में ये 1 घंटे की मेरी क्लास हो रही है, लेकिन सर अदर बैचेस की भी क्लास लेते हैं और प्लस अदर भी काम होते हैं। ये आप समझ सकते हो, एक मेच्योर बालक हो, आप 12th के विद्यार्थी हो। ठीक है, तो संडे को होगा, अभी आपकी लगभग 3 महीने तक क्लासेस बच्चों जो होंगी वो संडे को ऑफ रहेंगी, 3 महीने।
क्योंकि आप लोगों के भी काम होते हैं कि नोट्स जो वो करो और संडे को अपनी खुद की प्रैक्टिस करो। सभी बच्चे जो मैच्योर बच्चे हैं, जिनका डेली डायरी वगैरह लिखने वाला रूल होते हैं, जो बताते हैं ना अच्छे रैंकर्स के लिए तैयारी करते हैं, उन लोगों के यही रूल होते हैं। वो संडे को अपनी खुद की प्रिपरेशन करते हैं। वो चाहते हैं कि संडे को क्लास ऑफ रहे ताकि हम खुद का जो छूटा हुआ कुछ लेक्चर है उसको कवर कर पाए, या जो लेक्चर हमें कम समझ में आया था उसको दोबारा देख के कवर कर पाए। तो 3 महीने तक बच्चों आपकी लगभग अगस्त तक, 3-4 महीने लगभग अगस्त तक आपकी संडे की क्लास जो होंगी वो कम होंगी, बीच बीच में होंगी। जैसे जिस हफ्ते ज्यादा छुट्टी हो जाएंगी तो संडे को भी क्लास होगी, लेकिन बच्चों उसके बाद आपकी पूरी क्लासेस रेगुलर चलेगी। सर आप हमारे दिल की बात समझते हैं। चलो अच्छा बताओ, जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये बच्चों समझाने का विषय है। ये टॉपिक पूरा जो समझा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, वो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या उदाहरण पेश कर रहा हूं, उदाहरण क्या बता रहा हूं, उनको समझना। ठीक है, इस वजह से संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता हुई है। सर क्लास में लिखते हैं, हमें कम समझ में आता है इसलिए हम पैनल पीडीएफ से लिखते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहें तो क्लास में लिख लें। नहीं, अगर बच्चों कम समझ में आता है, लाइव लेक्चर के दौरान आप लिखने में ज्यादा समय दोगे तो आपको कम समझ में आएगा। लेकिन जैसे हेडिंग मैंने बोला ना लिखने के लिए, तो हेडिंग जरूर लिखो। आप अपनी डेट लिखो, आज की डेट जो है वो लिखोगे। कितनी है डेट? आज 12 है ना, तो 12 और कितना 04/4/2025 ये लिखोगे पर डे लेक्चर का। और फिर इसमें जो मैं हेडिंग लिखूंगा, डिफिनेशन लिखूंगा, उसको आप अगर थोड़ा ही लिख पा रहे हो तो छोड़ दो। आधा लाइनें तो देख पा रहे हो ना कि सर कितने लाइनों में गए हैं, उतने छोड़ दो, समझने में फोकस करो पहले। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालो। इंपॉर्टेंट दो लाइनें ज्यादा छोड़ दोगे तो कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, एक पेज ज्यादा लगेगा, उसके लिए परेशान ना हो। तो उतना ज्यादा छोड़ो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख ही लोगे बाद में। फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। हेडिंग डालने से ये होता है कि आपका मन एक्टिव रहता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं अभी इस वक्त, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठना जरूरी होता है। रफली कोई मैंने बोला कि ये बोलो, पेज पलटे, तुरंत उसको रफ में हल करने लगे। सर ये बोल रहे हैं कि इसको हल करके बताओ, इसका सूत्र बताओ क्या होता है, याद करो। तो उतने 10 सेकंड के टाइम में आपने सूत्र को याद किया, यार क्या था। तो वो चीज होती है आपको प्रॉपर हमारे साथ अट्रैक्शन करने की, है ना। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है ये बात समझ गए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे संधारित्रों के संयोजन के लिए, जो अभी समझे उसके लिए लिखेंगे क्या कि वैद्युत परिपथ में उचित मात्रा का संधारित्र उपलब्ध कराने के लिए, वैद्युत परिपथ में उचित मात्रा का संधारित्र उपलब्ध कराने के लिए एक से अधिक संधारित्रों की आवश्यकता होती है। एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ने आवश्यकता पड़ती है। इसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं, या इस क्रिया या कार्य को, इस क्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम भगेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। संयोजन कहते हैं। बच्चों के मन में कुछ आ रहा है कि सर प्रश्न क्या होगा, तो आपका प्रश्न ये है, मैं आपका ही लिखूंगा। आपका प्रश्न है कि सर प्रश्न कैसे पूछता है, तो यहां पर लिखूंगा संधारित्रों का संयोजन क्या है। संधारित्रों, प्रश्न के पूछने का तरीका बता रहा हूं। संधारित्रों के संयोजन का अर्थ क्या है, संधारित्रों के संयोजन का अर्थ क्या है। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका सुनहरा सा सुंदर सा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका बनाते हैं, ये सुंदर सा आपका प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये एक सुंदर सा आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि संधारित्रों के संयोजन का अर्थ क्या है। तो श्रेणी क्रम संधारित्रों के संयोजन का अर्थ क्या है, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की व्याख्या कीजिए। बच्चों एक चीज मैं और बता दूं, ये 8 से 10 साल में एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है।
8 से 10 सालों में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि संधारित्रों के संयोजन की व्याख्या कीजिए। अब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो आपको यह प्रश्न नहीं मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, अरे देखिए, एक बच्चे का मेरा बात हुआ था कॉलिंग सेंटर पर, क्योंकि मैं शाम को डेली विजिट करता हूं, कई बार ऐसे भी बच्चों से बात होती है कि सर ये बता दीजिए कि मैं क्वेश्चन बैंक में देख रहा हूं, आपने जो थ्योरी पूरी पढ़ाई है, पहला चैप्टर सर हम नोट्स भी उठा के देखे, सब्जेक्टिव प्रश्न सर उत्तर लिख दीजिए उसमें। तो वो दिक्कत, पहली बात उसको तो मैंने बता भी दिया था। और कह रहे हैं सर क्वेश्चन बैंक में देखते हैं ना, तो एक दो प्रश्न आप जो थ्योरी में पढ़ाए हैं उसमें से नहीं मिलते हैं, तो जरा इस प्रश्न को देखिएगा क्या मिलेगा। यही नहीं, इतने सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में कि बताइए, पूछिए मत। तो क्या वो नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। और एक दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनकी चीजों को मैंने शब्दों में बोल दिया होगा, लेकिन प्रश्न लिख करके नहीं समझाया होगा कि वैद्युत क्षरण कैसे होता है, निर्वात में वैद्युत को समझाइए। ऐसे प्रश्नों की व्याख्या जो है बच्चों, वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में ही पढ़ी जाती है। गलत दिशा व गलत राय से की गई तैयारी आपको गलत परिणाम देगी। अगर आप अभी क्वेश्चन बैंक का सहारा लेकर के ये सोच रहे हो मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है और मैं 12th की तैयारी शुरू से कर रहा हूं, तो इसी से मेरा काम हो जाएगा, या इन्हीं के प्रश्नों को पढ़ने भर से इसी के तरीके को पूरा फॉलो करके मैं अच्छे अंक ले आऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत तरीका अपना रहे हैं। पहले फुल कोर्स, उससे डिटेल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तीनों अपनाइए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के ऐसे क्वेश्चन होंगी, ऐसी भाषा होगी उसकी कि वो पढ़ने में आप सफल नहीं होंगे। आप वो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब ही होगा। वो तब पढ़ना है जब एग्जाम के नजदीक आ जाते हैं, जब 3 महीने 4 महीने का समय बचता है, तब क्वेश्चन बैंक चालू की जाती है। क्वेश्चन बैंक का मतलब यही होता है, और फिर अथवा करके क्वेश्चन होते हैं, जब कोई प्रश्न की भाषा में कम समझ में आती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी होती है, छिपा होता है उनमें भावार्थ, तो इसलिए उनके भावार्थ को समझने का क्वेश्चन के आधार पर प्रयास कीजिएगा। पहले पूरी थ्योरी पढ़नी है। अब बात आती है कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों यह 2 प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है संधारित्रों का, और दूसरा बच्चों होता है समांतर क्रम संयोजन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब ये दोनों आज ही आपको पढ़ने भी हैं, आज भर में प्यारे बच्चे दोनों संयोजन आपको पढ़ने हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन, क्या है समांतर क्रम संयोजन? कह रहे हैं सर दिमाग होगा तब डिस्टर्ब होगा ना मेरा। गजब सर, इसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आओ तो बच्चों पढ़ेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। चलो हेडिंग डालो, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डालेंगे, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ये किस प्रकार होगा, कैसे होगा, ध्यान देना। तो प्रिय बालक बालिकाओं, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक ऐसी व्याख्या जिसको चित्र के माध्यम से मैं समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल अपने सम्मुख अपने शिक्षक को देख पा रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक क्रम का भावार्थ स्पष्ट हो रहा है। इस तरीके में प्यारे बच्चों कि हम एक संधारित्र ले रहे हैं इस प्रकार से, और मैं यहां पर संधारित्र के लिए बच्चों जो है एक, जब मेरे पास वो सुविधा है तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। ये देखो, ये संधारित्र की एक प्लेट है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो भैया, एक संधारित्र बच्चों ये है, ध्यान सुनना, ये एक संधारित्र रखा हुआ है। वाह भाई, लाजवाब संधारित्र लग रहा है देखने में। बच्चों इसी की तरह कई संधारित्र जुड़े होंगे, इसी की तरह कई संधारित्र जुड़े होंगे। आप देखो, ये एक दूसरा संधारित्र है, गौर करना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो बहुत कहोगे सर गलत हो जाएगा। ये दूसरा संधारित्र है। फिर बच्चों एक तीसरा संधारित्र है, 3 ही जोड़ेंगे, ज्यादा नहीं जोड़ेंगे। ये 3 संधारित्र जुड़े हुए। सर नहीं समझ में आ रहा इसमें कौन पहली प्लेट कौन दूसरी प्लेट। बच्चों अच्छा, इनके अलग अलग कलर कर दे क्या, तभी मजा आ जाएगा ना। ये दूसरा संधारित्र का कलर अलग कर देना तो याद रहेगा, बोलो। चलो वही करते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी एकदम। ये दूसरा संधारित्र है, और फिर ये बच्चों ये तीसरा संधारित्र है, ठीक है, ये तीसरा संधारित्र। अब तो याद हो जाएगा, हाँ आप सही है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा संधारित्र। इसकी धारिता जो है बच्चों वो C1 है, इस संधारित्र की धारिता C2 है, और इस संधारित्र की धारिता C3 है।
बच्चों वैद्युत परिपथ में हमें एक ऐसा संधारित्र बनाना है जिसकी वजह से हो सकता है हमारा वैद्युत परिपथ में जो भी चीज हम बनाने वाले हो, टीवी, कुछ भी, इन्वर्टर, कुछ भी हो, उसमें एक ऐसे संधारित्र की जरूरत पड़ रही है जिसमें मुझे 3, 4, 5 कुछ भी पड़ सकते हैं संधारित्र के जोड़ने की। एक ऐसा संधारित्र हमें मिल ही नहीं पा रहा कि मतलब मुझे आवश्यकता है 5 माइक्रोफैरेड की, और 5 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिल ही नहीं पा रहा है, बना ही नहीं पा रहा है, तो उसको कॉम्बिनेशन करके ऐसा 2, 2, 1 या 1, 1, 1, 1 करके 5, ऐसा कुछ भी, मतलब एक विचार दे रहा हूं आपको। तो ये बच्चों हुआ ये, इसको किसी ना किसी स्रोत से मैंने क्या किया, इसको क्यू कूलाम का आवेश दिया। वो क्यू कूलाम का आवेश इसकी पहली प्लेट पर धनावेश के रूप में पूरी प्लेट में फैल गया। बच्चों आपको पता है कि ये सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, टच में, इससे ये टच में, इसकी प्लेट से ये टच में। अच्छा आप ही बताओ, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, फिर ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है, दूसरे संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है, तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, तीसरे संधारित्र की ये दूसरी प्लेट है। बच्चों मैंने किसी बाह्य स्रोत से हमने पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्यू कूलाम का धनावेश दिया। प्रेरण के कारण ऋणावेश जो था वो इसके आंतरिक भाग में उत्पन्न हुआ, और बच्चों जो धनावेश था वो कहां गया? वो धनावेश इस प्लेट से जुड़े होने के कारण इसके पास आया। सर इधर क्यों धनावेश दौड़ा है? इधर नहीं दौड़ना चाहिए था। नहीं, ये जुड़ा हुआ है ना, तो इसके पास चला गया। अरे सर जुड़ा हुआ है तो क्यों ऐसे कैसे भाग जाएगा? कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ वो ये है क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर इसको मैंने ना पृथ्वी से जोड़ रखा, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ रखा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये धनावेश पृथ्वी की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही भागता यहां धनावेश आया, फिर प्रेरण हुआ और फिर इसमें ऋणावेश आया, फिर पूरा धनावेश इसके ऊपर गया पहली प्लेट में, क्योंकि इसके प्रेरण के कारण जो इस प्लेट का धनावेश था वो पूरा चला गया इधर, फिर वो धनावेश इसके प्रेरण के कारण इसके आंतरिक भाग में पूरा ऋणावेश उत्पन्न हुआ, और समस्त धनावेश कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया, और पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ करके ये समस्त धनावेश विद्युत उदासीन हो जाता है, जो कि आप लोगों को बताया गया है पहले भी। इस प्रकार से ये बच्चों 3 संधारित्र जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। इनमें जो मैंने क्यू कूलाम का आवेश दिया वही क्यू कूलाम का आवेश बच्चों यहां भी होता है, ठीक है, वही क्यू कूलाम का आवेश जो होता है वो यहां भी होता है। मतलब पहली प्लेट में क्यू कूलाम का आवेश होता है, दूसरी प्लेट में माइनस क्यू कूलाम का आवेश होता है, उतना ही कुल मिलाकर के श्रेणी क्रम में आवेश संरक्षित रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश संरक्षित रहता है। बात समझ में आई? श्रेणी क्रम में आवेश संरक्षित। अब बताओ कैसे लिखे, आगे कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज माना 3 संधारित्र हैं, ऐसे सीधे लिखना शुरू करते हैं। बड़ा आसान सी लैंग्वेज लिखेंगे, बहुत बड़ी लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 से 10 साल में एक बार पूछता है, तो लैंग्वेज बहुत साधारण और अच्छी लैंग्वेज लिखेंगे, छोटी सी। क्या? माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं, बबुआ देखो घुंगरू बाबू, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। इनको चित्रानुसार कर दोगे ना तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि चित्र कैसे बनाया है। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम संयोजन होने के कारण आवेश सभी में समान होता है, ऐसा लिख देंगे। जोड़ा गया है इसलिए प्रत्येक संधारित्र में आवेश नियत रहता है। प्रत्येक संधारित्र में आवेश नियत रहता है या आवेश समान रहता है, आवेश नियत रहता है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है, क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है। अब पता है वो धनावेश सभी संधारित्रों में चला जाता है, धनावेश दिया जाता है तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को
तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब इसको हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिए, किसी भी स्रोत से हम इसको आवेश दे रहे हैं और इसमें ये आवेश सभी संधारित्रों में होता हुआ आगे दूसरा जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उसमें चला जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों इनके सिरों का विभवांतर अलग अलग होगा। भाई जो भी आवेश जब दिए तो इनका पोटेंशियल V1 इधर होगा, इसका पोटेंशियल V2 इधर होगा, इसका पोटेंशियल V3 ये होगा। भैया इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3, है ना? यहां पर लिख देते हैं संधारित्रों के सिरों का विभव, V1, V2 व V3 है। तो संधारित्रों के सिरों का कुल विभव कितना होगा? ठीक है, या मतलब संधारित्रों के संयोजन का कुल विभव, संधारित्रों के संयोजन का हमको क्या निकालना है? हमें इस संयोजन की कुल धारिता बतानी है। तो कुल धारिता C=Q/V होता है, ये होती है। तो हम क्या निकालेंगे? कुल संयोजन की धारिता निकाल लें। तो संधारित्रों के कुल संयोजन का विभव निकाल लें। तो संधारित्रों के संयोजन का कुल विभव, V बराबर बच्चों क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन संधारित्र हैं तो तीनों का योग होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पर V की बात करूं, V=V1 क्या होगा? तो आप कहोगे Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्यों बच्चों? क्योंकि सूत्र जो आपने C बराबर Q/V देखा, इसी से आप कहोगे कि V बराबर भी Q/C होता है। बोलो हाँ, V बराबर Q/C। तो V1 की जगह पर Q/C1, Q/C2, Q/C3। अरे भैया श्रेणी क्रम है तो आवेश तो सब में समान है ना। ये बात तो मैं पहले भी लिख चुका हूं। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसलिए प्रत्येक संधारित्र में आवेश नियत रहता है। आवेश सभी में समान रहेगा, आवेश सभी में समान है ना? यहां लिखोगे कि यहां सभी संधारित्रों में आवेश समान है, आवेश समान होता है, आवेश Q समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, समान होता है। साथ में नहीं लिखिएगा जब तक कि समझ में ना आए। तो यहां ऐसा लिख दो, संधारित्रों में आवेश समान होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, ऐसा पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों में आवेश Q समान होता है। तो सब में Q समान है। लेकिन बच्चों यहां पर एक ये है कि इन्हीं तीनों को जोड़ करके एक पूरी संधारित्र की धारिता कुल कितनी, तीनों को योग करके माना तीनों संधारित्रों को जोड़ने पर तीनों संधारित्रों की कुल धारिता, तीनों संधारित्रों को मान लो जोड़ लिए, ठीक है, तीनों संधारित्रों को जोड़ लिया, तो माना तीनों संधारित्रों की कुल धारिता माना तीनों संधारित्रों की कुल धारिता C, उनके सिरों का कुल विभव, V तथा दिया गया आवेश Q हो, आवेश Q है तो V बराबर क्या होगा? Q/C होगा। V बराबर क्या होगा? Q/C होगा। अब बच्चों इसको समीकरण आप 2 मानो और इसको समीकरण 1 मानो। V बराबर, क्योंकि ये भी कुल विभव है लेकिन अलग अलग पदों में है और ये कुल मैंने जो माना है उसका विभव है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे यहां पर? समीकरण 1 व 2 से प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष मिल रहा है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे। तो RHS ये वाला पहले यहां पर लिखेंगे, Q/C बराबर में Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब आप ही बताओ Q सभी में कॉमन होगा ऊपर वाले में, तो ये Q से इधर वाला Q कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही बच्चों संधारित्रों के संयोजन की कुल धारिता हो गई। बोलो कितना स्पष्ट व साफ सुथरा डेरिवेशन है, एकदम स्पष्ट व साफ सुथरा इसका डेरिवेशन है। इतने
कि श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता होगी ये 1/c कुल धारिता लिखी हुई है। ठीक है, कुल धारिता लिखी हुई है। सर बैटरी जोड़िए ना, बैटरी भैया इसका बैटरी अगर हम जोड़ेंगे तो बैटरी आप जोड़ दीजिए और इसके प्लस पॉइंट से हम बैटरी जोड़ देंगे और रेड पॉइंट यहां पर प्लस पॉइंट जोड़ देंगे और रेड पॉइंट आप अर्थ जो होगा अर्थ से जोड़ देंगे। प्लस से इसका बैटरी अर्थिंग लेगी, ये नहीं देखे हो घरों में, एक अर्थिंग का तार होता है, एक ही फेस होता है, जो 2 तार आते हैं वो अर्थिंग का होता है। ठीक है, जो अगर ये सिरा अर्थ में जुड़ा हुआ है तो उसका आप ये नहीं कहिएगा कि सर वो तो अर्थ में जोड़ दिया तो फिर यहाँ पे संधारित्र बन गया। तो संधारित्र नहीं है, वो उसको बस आवेश देने के लिए काम किया जा रहा है, जो कि इसको ये जब तक परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। और यहाँ इसको किसी भी स्रोत से आवेश देना, चाहे आप धारा से जोड़ करके, बैटरी से जोड़ करके दे रहे हैं, सोलर पैनल से दे रहे हैं, भैया सूर्य का प्रकाश इस पे आप करा दिए, इसमें बहुत सारा आवेश आ गया, तो वो तरीका कुछ भी हो सकता है। हम इसको पहली प्लेट को आवेश दे रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, इसीलिए यहाँ पर बैटरी को जोड़ करके नहीं दिखाया गया कि आप डीसी से दे रहे हो कि एसी से दे रहे हो, या आवेश कहीं से जार में भर के लाए, जार एकत्र करने का कूलाम ने बनाया था वो यहाँ पर छोड़ दिए तो इसके ऊपर आवेश फैल गया। मतलब कई तरीकों से आवेश बनाया जा सकता है, आवेश जहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। सर क्या जगह पर आर लिख सकते, क्या सी का जगह आर? यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब सी की बात हो रही है आर लिख दोगे? बाबू नहीं लिख सकते, गलत है। ठीक है, जब विभवांतर और प्रतिरोध की चर्चा होगी वहां पर लिखोगे, है ना? क्लियर हो गया? बहुत सिंपल और साधारण था, इसमें मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। यही श्रेणी क्रम संयोजन हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? ये श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता है, श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता। और बच्चों एक चीज याद करो कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कितना होता था, प्रतिरोध कितना होता था? तो श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध हाई स्कूल में बताया गया था। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध होता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टा, यहां पे ऐसे वहां पे ऐसे। लेकिन अभी जो समांतर क्रम संयोजन की धारिता निकालेंगे संधारित्रों की, वो इस तरह से आएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे आएगा। देखना अभी थोड़ा सा उल्टा आता है, थोड़ा सा अपोजिट आता है। ठीक है, चलो आइए हल ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो बच्चों होगी आपकी वो यही होगी, समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखो भाई, हेडिंग जरूर लिखो। समांतर क्रम संयोजन, पहले अभी हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन, अब पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके जोड़ना, 1 2 3 4, मतलब जितने भी जोड़ो एक के ऊपर एक रखते हैं तो समांतर, ऐसे एक के बाद एक जाएंगे तो सीरीज। आपके ऊपर कोई बिठाया जाए तो समांतर क्रम में होगा, फिर उसके ऊपर समांतर क्रम में जोड़ना जाएगा, लेकिन एक के बाद एक खड़े हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो चलो कैसे भैया जोड़ना है, इसका भी सर फिगर बना ही दीजिए आप। बिल्कुल बनाएंगे, बिना फिगर बनाए हम कहां जाएंगे? हमें फिगर बनाए बिना समझाने में आएगा ही नहीं। एक संधारित्र, अच्छा इसमें तो हम एक ही कलर ले सकते, कोई दिक्कत भी नहीं है ना? ये देखो एक संधारित्र बच्चों ये हो गया, ठीक है। ओहो एक संधारित्र बच्चों ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया। अरे गड़बड़ हो जा रहा है, फिर से रुक जाओ बच्चों। एक संधारित्र छोटे छोटे बनाते हैं ना ऐसे, ध्यान से देखना भैया, चित्र बनाना पड़ेगा आपको भी। ये दूसरा संधारित्र, हो गया। ये 3 संधारित्र हैं बच्चों जो एक दूसरे के समांतर क्रम में। देखो इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C3। ठीक है बच्चों, हमने इनको क्या किया है? समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम कैसा होता है ध्यान से देखो और गौर करो। समांतर क्रम संयोजन में बच्चों क्या होता है? तीनों संधारित्र या सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया, एक बिंदु है A, तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब पहले को हम किसी न किसी स्रोत से इसको क्या देंगे?
आवेश देंगे, किसी ना किसी माध्यम से आवेश देंगे ही देंगे, और दूसरे बिंदु को सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को जोड़ करके पृथ्वी से हम जोड़ देंगे। ये क्रम होगा। बच्चों एक चीज गौर करेंगे, यहां पर जो आवेश होगा क्यू कूलाम का, ये सभी संधारित्रों में, एक संधारित्री है, एक संधारित्री है, एक संधारित्री है, तो जो हमने आवेश क्यू कूलाम का टोटल दिया है, ये आवेश इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। भैया अगर हमारे पास 2 कूलाम आवेश रखने की क्षमता है तो हम 2 कूलाम ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो 2 कूलाम का आवेश इसके पास आ जाता है, इसकी पहली, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, कितने भी कूलाम का वो आवेश अपने पास उतना ही रखेगा, अर्थात जितनी उसकी धारिता उस अनुपात में इसके पास आवेश, मान लीजिए Q1, इसके पास आवेश कितना Q1, इसके पास आवेश उसी अनुपात में अपने पास आवेश रखेगा कितना Q2, इसके पास उसी अनुपात में आवेश होगा जितनी इसकी धारिता, कितना आवेश Q3। लेकिन बच्चों इनके सिरों का जो विभव होगा वो समान होगा, क्योंकि समांतर क्रम में बच्चों विभव समान होता है, समांतर क्रम में प्लेटों के बीच का विभव समान होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, ऋणावेश, और वो धनावेश कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। सभी प्लेटों का जो धनावेश इस सिरे का था वो पृथ्वी पर चला गया। तो इसके संयोजन की भाषा कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र, संधारित्र जिनकी धारिताएं, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं कितनी बच्चों, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। चित्रानुसार क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, चित्रानुसार इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। समांतर क्रम में प्लेटों के मध्य का विभवांतर, सभी संधारित्रों के प्लेटों के मध्य का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सभी प्लेटों, सभी संधारित्रों के, सभी संधारित्रों के, संधारित्रों की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य का विभवांतर, प्लेटों के मध्य का विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता, विभवांतर V ऐसा लिखेंगे, विभवांतर V समान होता है। बिल्कुल सही बात है, समांतर क्रम में बच्चों विभवांतर ही समान होता है। अच्छा एक चीज और यहां पर मेंशन करेंगे कि बाह्य स्रोत से दिया गया आवेश Q है ना, ऐसा थोड़ा सा अभी पहले लिख देते हैं कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु A से, तथा सभी संधारित्रों को दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ऐसा लिख देंगे। सभी संधारित्रों की, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को, पहली प्लेट को एक A बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को, तथा दूसरी प्लेटों को, दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़कर, बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बिंदु B से जोड़कर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, बिंदु B से जोड़ करके पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब पहली प्लेटों को दिया गया आवेश, या कह लो संयोजन को दिया गया कुल आवेश सभी संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है, मतलब जितना इसकी धारिता है उतना ही आवेश वो लेगा। तो ये बात नोट करके जरूर लिखना है, इसको मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, बिल्कुल अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है, ये बात तो जरूर लिखना है कि संधारित्रों को दिया गया आवेश, संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश, दिया गया कुल आवेश Q, कुल आवेश Q उनकी धारिताओं के अनुपात में, उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है, धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, समान रूप से नहीं, उनकी जितनी जिसकी धारिता उतना ही लेगा, तो धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बढ़ जाता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, सभी का बच्चों क्या होता है, विभव समान होता है, सभी का विभव समान होता है। जो कुल दिया गया आवेश है उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, Q1, Q2, Q3 जो सब में गया है, ठीक है। हम कहेंगे कि संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश, संधारित्रों को इस प्रकार से अगर हम बोले, इस प्रकार
इस प्रकार संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश जो होगा, दिया गया कुल आवेश जो होगा वो बच्चों क्या हुआ, वो कहां गया, कुल आवेश जो Q था वो गया कहां, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में बट गया, तीनों आवेश अनुपात में बट गया, Q1 Q2 Q3। अगर हम धारिता के सूत्र से कहें, धारिता C बराबर Q अपान में V से Q बराबर CV होगा, है ना, Q बराबर CV होगा। यदि है ना Q बराबर CV होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर बच्चों हम कह सकते हैं, यहां Q बराबर क्या होगा, Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये C है तो C1 लिखेंगे, V सभी संधारित्रों के लिए समान है तो C1V प्लस C2V प्लस Q3 की जगह C3V, यही तो लिखेंगे। अब यहां पर लिख लेंगे कि यदि सभी संधारित्रों की कुल धारिता C दिया गया आवेश Q तथा विभव V है, तो कुल आवेश आप कहोगे गुरुजी Q बराबर CV होगा। ये कुल संधारित्र की आवेश दिया गया आवेश है, जो कुल आवेश दिया गया Q है। अगर हम इस टोटल की कुल धारिता C मान लें, इनके सिरों का कुल विभव V है ही, तो इसके लिए भूल जाओ कि 3 है, बस योग करके जो आउटपुट निकल रहा है उसके लिए ये वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि Q बराबर CV। अलग अलग तो है ही, वो अलग अलग जोड़ के ही तो ये मिला है, तो वही तो हमें सूत्र प्राप्त करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर प्यारे बच्चों ये मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से बच्चा पार्टी क्या मिलेगा, Q LHS बराबर है, RHS बराबर होंगे, तो CV बराबर इधर का C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब आप ही बताओ V सब जगह से कॉमन लेंगे तो इस तरफ के V से कट जाएगा, कुल मिला के वैल्यू केवल बचेगी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये प्यारे बच्चों हो गई आपके संधारित्रों का कुल संयोजन। ये है समांतर क्रम संयोजन की कुल धारिता। ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की या संधारित्र की धारिता, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझ गए सर। अब देखो ये कितने आसान है बच्चों, अगर दोनों ही डेरिवेशन को हम देखें, एक ये तो मैंने बताया, और ये श्रेणी क्रम संयोजन दोनों तो 2 पेज में आया, 2 स्लाइड में, एक बस खत्म हो गया। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों श्रेणी क्रम अगर समझ गए तो समांतर क्रम भी ठीक वैसे ही है, बता दिया, लिख दिया। और वही चीज जब लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर क्या सही बोल रहे थे, क्या वही बात मुझे लिखना है, एकदम ठीक है। एंजॉय सर इक्वल टू अर्थिंग, यस सर क्लियर। बहुत आसान है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्या आपके लिए कुछ होमवर्क दे दूं, 1-2 क्वेश्चन लगाओगे ना घर पे, क्यों नहीं लगाओगे, हो सकता है कल क्लास चले कि ना चले, कुछ पता नहीं होता है, मतलब काम की वजह से अगर होगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप लोग को क्लास लेनी ही है, लेकिन नहीं जाता है तो क्या करोगे, लिखोगे ना, ठीक है क्लियर। लिखूं मैं आप लोगों के लिए DPP, चलो एक क्वेश्चन लिखिए, एक ही क्वेश्चन दे देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और हल कर लिया करो, ठीक है, हल कर लिया करो, आंसर हम बता देंगे बच्चों। धातु के 2 गोलों के व्यास, अच्छा अगर आप लोग इसका आंसर पूछोगे तो मैं कल इसका आप लोगों को बस कमेंट में मतलब एक बार याद दिलाना, तो मैं फिर आप लोगों को इसको जरूर बता दूंगा, ठीक है। धातु के 2 गोलों के व्यास, ना लगा पाओ तो फिर पूछो ही मत। धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, इन्हें समान विभव तक
आवेशित किया गया है, आवेशित मतलब इनका विभव जो है समान है, आवेशित किया गया है, किया गया है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों, गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसका आंसर जो बच्चा पार्टी होगा वो होगा ρ1 अनुपात ρ2, जो दोनों गोलों का अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। क्या आएगा? 2:3 आएगा। हल कर लेना। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये दूंगा, दूसरा प्रश्न ये आप लोगों को दूंगा कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लिखें। श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम, जो कि 2 नंबर में ये प्रश्न बनता है, ये तो बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ये दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है ये वाला, और इससे न्यूमेरिकल तो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र लिखें। तो ये अगर दोनों प्रश्न आप लोग करोगे तो बच्चों ये 2 प्रश्न आपके लिए डीपीपी के लिए बहुत हैं। और समांतर क्रम श्रेणी क्रम के सूत्र लिखिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत बनता है भाई, इससे न्यूमेरिकल बनता है। चित्र के माध्यम से बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जो कि मैं आपको करवाऊंगा भी, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आपके प्यार सपोर्ट के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस जुड़ करके आपको पढ़ाई करनी है, फिर वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सफलता के शिखर पर होंगे। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।